ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज ये क्लास इलेक्ट्रिकल थ्योरी पर अप्लाइज हैं जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है घरेलू वैद्युतिक उपकरण। जो न्यू लेसन है, नया लेसन स्टार्ट हो रहा है आज से, तो ये है घरेलू वैद्युतिक उपकरण। जो वैद्युत उपकरण होते हैं, वैद्युत उपकरण जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसे वैद्युत उपकरण कहते हैं। घरेलू मतलब जो हमारे घरों में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के वैद्युतिक उपकरण जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं और हमारे घरों में मौजूद होते हैं, जैसे हीटर, गीजर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, विद्युत प्रेस इत्यादि, ये घरेलू उपकरण कहलाते हैं। इन उपकरणों में ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिकी आदि रूप का अनुभव किया जाता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो अगर गर्म चाहिए तो ऊष्मा के रूप में चाहिए। ये चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन डोमेस्टिकल अप्लायंसेस। जो हमारे सामान्य घरेलू उपकरण के कार्य सिद्धांत कैसे होते हैं, वो कितने पार्ट में होते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ना है। तो पहला है रूम हीटर। पहला जो है वो रूम हीटर है। रूम हीटर क्या होता है? हीटर का नाम से ही मतलब है हीटर। हम सभी जानते हैं, नाम हमारे घरों के आसपास रहते हैं, नाम हमने सुना है अपने घरों में कि हीटर होता कैसा है। हीटर मोस्टली जो गर्म ऊष्मा के रूप में एनर्जी हमें देता है वो हीटर कहलाते हैं। शीत ऋतु में हमारे कमरों को गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले हीटर को रूम हीटर कहते हैं। अब जो हम रूम हीटर मतलब जो हमारे घर के कमरों में लगे होते हैं, हम रखते हैं, या तो पोर्टेबल होते हैं या नॉन पोर्टेबल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पोर्टेबल होंगे तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले सकते हैं, और नॉन पोर्टेबल होंगे तो वो तो एक जगह फिक्स हो जाएंगे। ये रूम हीटर मोस्टली दो टाइप के होते हैं। पहला रॉड टाइप हीटर, दूसरा ब्लो टाइप हीटर। ब्लो का मतलब है जलना, लैंप की तरह, और रॉड का मतलब है एक रॉड लगी होगी उसमें ये होता है। फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रॉड टाइप हीटर क्या होता है। यह घरेलू उपकरण विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाला एक तार निर्मित होता है। इस प्रकार के हीटर की संख्या में जो रॉड होती है एक या दो होती है। तो ये जो हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, ये हमारा रूम हीटर होता है। कुछ इस तरह दिखता है। इसमें एक हीटिंग एलिमेंट रॉड लगी होती है, या तो एक रॉड होगी या तो दो रॉड होगी, ये लगी होती हैं। इनमें एक जाली लगी होती है, तार के गाछे में बनाई हुई, जिसे ग्रिल कहते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट ऊष्मक तंतु कहते हैं। ये मेन प्लग होता है। ये रिफ्लेक्टर यहाँ लगाया जाता है, ये रिफ्लेक्टर होता है जो ऊष्मा को बाहर की ओर करता रहता है। ये इलेक्ट्रोड होता है, ऊष्मक तंतु होता है। ये नाइक्रोम वायर का लपेट कर बनाया जाता है। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे वो क्या करता है, जलने लगता है। जब वो जलने लगता है तो उसमें से गर्म होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऊष्मा के रूप में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। पहले वो रहेगी इलेक्ट्रिकल रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरी बन जाएगी वो हीटनेस एनर्जी के रूप में। फिर अब इसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे क्या क्या लगा होता है, तो इसके जो भाग होते हैं, पहला होता है हीटिंग एलिमेंट। क्या होता है, वो क्या लगा होता है, ये चीनी मिट्टी से बने लगभग 3 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाली पाइप होती है। इसमें नाइक्रोम तार लपेटकर बनाया जाता है। यह हीटर का जो तंतु होता है उसका वोल्टेज 1000 वॉट रखी जाती है। मतलब अगर तंतु है तो उसका जो वोल्टेज होगा कम से कम 1000 वोल्टेज होता है। फिर जो दूसरा भाग होता है वो रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर क्या होता है, हम परावर्तक बोलते हैं हिंदी में, वो रिफ्लेक्टर होता है। यह निकिल क्रोमियम परत चढ़ी लोहे की शीट से बनाया जाता है। यह ऊष्मा की किरणों को आगे की ओर परावर्तित करता है।
परावर्तक के नीचे एक स्टैंड लगाया जाता है। हमने जो डायग्राम में देखा था, नीचे स्टैंड लगा हुआ था और उसमें परावर्तक के रूप में का स्टैंड लगा था और रिफ्लेक्टर ऊष्मा को बाहर कर रहा था। इसमें निकेल क्रोमियम की परत जो चढ़ी होती है, ये वाला जो रिफ्लेक्टर होता है, इसमें ये पत्ती जो होती है ये वाली, जिसमें निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ रहती है, उसके नीचे एक स्टैंड लगाया जाता है। ये ऊष्मा को क्या करता है, बाहर की ओर भेजता है। फिर दूसरा टॉपिक जो होता है, ग्रिल क्या होती है। हमने पहले ही बताया, एक जाली, तार की जाली नुमा होता है, उसे ग्रिल कहते हैं। ऊष्मक तंतु को निकेल क्रोमियम परत पर चढ़ी लोहे की तार की बनी जाली से ढक दिया जाता है और इस जाली को परावर्तक में कस दिया जाता है। लोहे की यह जाली ग्रिल कहलाती है, जिससे क्या हो कि हम कभी कभी हमें डायरेक्टली या अचानक क्या होता है, उसके अंदर हाथ ना जाए, कोई चीज़ गिर ना जाए, जिससे उसमें क्या होता है, उसमें बियर वायर होता है, बियर वायर होने के कारण उसमें कभी टच हो गया तो उसमें हमें विद्युत झटके लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, उसमें एक सेफ्टी गार्ड लगा देते हैं, जो वो ग्रिल होती है। फिर दूसरा होता है संयोजक लीड, जो ग्रिल, अब ये संयोजक होता है। जो संयोजक क्या करता है, उस जो नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है उससे हम क्या करते हैं, एक वायर निकालते हैं जिसे संयोजक बोलते हैं। संयोजक में क्या करेंगे, उस मेन लीड से हम जाकर सप्लाई को जोड़ देते हैं। फिर हमारा एक स्विच लगा होता है, उस हीटिंग, इस यहाँ पास हम एक स्विच लगाएंगे, यहाँ पास जो हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। इस हीटिंग एलिमेंट के कारण क्या होता है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाएगा, जैसे स्विच को ऑफ कर देंगे तो हीटिंग एलिमेंट बंद हो जाता है। अब हम करते हैं ब्लो टाइप हीटर के बारे में। यह ब्लो प्रकार का एक रूम हीटर लट्टू की आकार का ऊष्मक तंतु तथा गोलाकार परावर्तक प्रयोग किया जाता है, जो रॉड प्रकार के हीटर के समान ही होता है। यह हीटर केवल एक तंतु वाला होता है। इस तंतु में का वोल्टेज जो होता है 1000 वॉट होता है, जो डायग्राम में कुछ इस तरह एक फैन की तरह दिख रहा है, जिसमें ये इसका ऊष्मक तंतु है, ये ग्रिल लगी हुई है, ये इधर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, स्टैंड है और ये मेन लीड है। तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से सप्लाई को इन कराते हैं, जिससे हमारा इसमें इस रॉड का वोल्टेज जो होता है 1000 वोल्टेज रखा जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव क्या होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव कहाँ प्रयोग होता है, कैसे दिखता है, उसके बारे में बात करते हैं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण वैद्युतिक उपकरण स्टोव कहलाता है। यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब किसी प्रतिरोध युक्त तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। हम ये जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का वो विरोध करेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का, तो उसमें से एक एनर्जी वेस्ट होने लगेगी, तो वो ऊष्मा के रूप में एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसमें जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, उन सब में जो वायर होता है वो नाइक्रोम वायर प्रयोग किया जाता है। जो हीटर होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। ये इसका सॉकेट होता है, ये वाला पॉइंट, ये पूरी बॉडी होती है, ये ग्रिल लगी होती है, ये इंस्टॉल हैंडल लगा होता है। उस हीटर की ये प्लेट होती है। यहाँ पास हम क्या करते हैं, वायर को भर देते हैं। जो कॉइल होती है, कॉइल में वायर होगा तो वो भर देंगे हीटिंग एलिमेंट, ये हीटर प्लेट कहलाती है। अब इनके कुछ भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। जैसे पहला होता है, अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे ग्रिल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, हीटर प्लेट होता है, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हीटर प्लेट। यह चीनी मिट्टी से बनी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 10 mm से 20 mm मोटाई वाली एक गोलाकार प्लेट होती है। इस प्लेट के खांचे बने होते हैं। यह प्लेट 1300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहने की सक्षम होता है। जो प्लेट होती है, ये वाली प्लेट, इसमें क्या होता है, जो हीटर प्लेट होती है उसमें पोर्सलिन की बनी होती है चीनी मिट्टी। उसमें उसकी जो साइज होती है 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है और उसकी मोटाई 10 mm से लेकर 25 mm तक होती है। इसका जो टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है वो
1300 डिग्री सेल्सियस तक वो क्षमता सह सकता है। अब वॉटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग की जो प्लेटें हैं वो आती हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं। फिर दूसरा पॉइंट होता है हीटिंग एलिमेंट। यह एक नाइक्रोम के 26 या 28 HW से तार से बना होता है। लंबा कॉइल नुमा एक तंतु होता है जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होती है और यह 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कार्य करने में सक्षम होता है। मतलब अगर इसमें से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो उसमें कार्य करने में आसानी होती है। यह 1000 वॉटेज से 2000 वॉटेज तक बनाई जाती हैं। फिर बॉडी, दूसरा पार्ट होता है बॉडी। यह एक गोलाकार आयताकार लोहे की बनी शीट होती है जिसमें से पेंट कर दिया जाता है और बॉडी के हीटर, प्लेट, हैंडल, सॉकेट आदि को कस दिया जाता है। इसमें जो बॉडी होगी उन सब में कस दिया जाएगा। जैसे कि ये सॉकेट लगा देंगे, इंस्ट्रूमेंट हैंडल, बॉडी है, ये ग्रिल लगा देंगे, ये स्टैंड हो गए, ये सब चीज़ें इसमें लगा दी जाती हैं। फिर ग्रिल क्या होती है? यह एक तार की बनी जाली होती है के और बर्तन जो हीटिंग एलिमेंट है, प्लेट और बर्तन के बीच को पृथक रखता है, ये कहलाता है ग्रिल। फिर कनेक्टिंग लीड होती है। एक कनेक्टिंग सॉकेट जहाँ लगा होगा, ये सॉकेट जहाँ लगा होगा यहाँ पास ये ग्रिल कनेक्टिंग लीड लगेगी। ऊष्मा तंतु के सिरे पर नंगे मोटे तांबे के तार एक सॉकेट के से कस देते हैं जिसमें उसके जो सॉकेट होगा वो पोर्सलेन का बना होता है, स्विच। फिर दूसरा पॉइंट होता है हमें एक स्विच भी चाहिए। स्विच काम करेगा तभी काम कर पाएगा। एक सॉकेट व संयोजक लीड के श्रेणी क्रम में 5 से 10 एम्पियर और 250 वोल्टेज सिंगल पोल का स्विच लगा दिया जाता है जो स्टोव को ऑन ऑफ करने में सक्षम होता है। हमने अभी दो होम अप्लायंसेस के बारे में जाना। तीसरा होम अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन होता क्या है? विद्युत प्रेस इसे बोलते हैं। यह घरेलू व्यापारिक स्तर में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। सामान्यतः घरेलू उपयोग हेतु 350 वाट से 750 वाट तक क्षमता के बनाए जाते हैं। इसका वजन 1 से 1.5 किलो तक होता है। इसके मुख्य भाग जो होते हैं, सोल प्लेट होती है, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट होता है, प्रेशर प्लेट होती है, कवर होता है, हैंडल होता है, सॉकेट लगा होता है। आप इसके जो भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सोल प्लेट क्या होती है? सोल प्लेट यह माइल्ड स्टील से बनी लगभग एक त्रिभुजाकार 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी, 12 से 18 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 से 15 mm मोटाई की प्लेट होती है जो प्रेस के आधार पर लगी होती है। जो प्रेस होगा इलेक्ट्रिक प्रेस, वो हम क्या करते हैं, उसके सबसे नीचे जो प्लेट लगी होगी वो कहलाती है सोल प्लेट। सोल प्लेट में क्या होगा, उसकी जो साइजें होती हैं वो आकृति से हम पहचानी करेंगे। वो जो त्रिभुजाकार की एक प्लेट लगी होगी वो कहलाती है सोल प्लेट। फिर जो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट यह अभ्रक के त्रिभुजाकार टुकड़ों में चपटी नाइक्रोम तार से लपेट कर बनाई जाती है। इस तंतु का सिरा से तांबे की 2 संयोजक पत्तियां लगाई जाती हैं। इनका क्रमशः वाटेज 350, 450, 600, 750 वाटेज तक बनाई जाती हैं। इनमें से एक तांबे की पत्ती के संयोजक निकाले जाते हैं जो कि सप्लाई संयोजित करने पर इन पर एक नाइक्रोम की पत्तियां लपेटी जाती हैं। नाइक्रोम वायर तार होता है जो इस पे लपेटा होता है। ये नाइक्रोम तार रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण गर्म होता है और ये हीट प्रेस को गर्म करने में मदद करता है। फिर प्रेशर प्लेट क्या होती है? प्रेशर प्लेट यह ऊष्मा तंत्र के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार शीट होती है जो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। ऊपरी कवर में आप सोल प्लेट के ऊपर जब हीटिंग एलिमेंट के आएंगे तो एक चीनी मिट्टी की बनी या कास्ट आयरन की बनी एक प्लेट रखी होगी। उसमें जो प्लेट होती है वो कहलाती है प्रेशर प्लेट। ढक्कन जिसे बोलते हैं कवर, यह लोहे की शीट का बना ढक्कन होता है जो तंतु तथा प्रेशर प्लेट को ढक कर रखता है। प्रेस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाता है। ये कहलाती है कवर। हैंडल क्या होता है? यह ऊष्मा का कुचालक जैसे लकड़ी, बेकेलाइट, प्लास्टिक का बना होता है। हैंडल और ढक्कन
से ही सोल प्लेट को कस दिया जाता है, बोल्ट द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे हम उस हैंडल की सहायता से इलेक्ट्रिक प्रेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। फिर सॉकेट क्या होता है? तंतु के संयोजक पत्तियों से एक सॉकेट कस दिया जाता है, जिससे सॉकेट हील भी कसी होती है। हील स्टैंड होता है जो उसको रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन के प्रकार कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं? सामान्यतः विद्युत प्रेस साधारण और ऑटोमेटिक एक भाप प्रकार की होती है। मतलब एक स्टीम टाइप का होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। ऑटोमेटिक में एक थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है जो जैसे उसने पूर्ण निर्धारित टेम्परेचर पे आता है तो वो कट कर देती है। अब हम पढ़ते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता क्या है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का वजन साधारणतः प्रेस की अपेक्षा काफ़ी कम होता है और इसका वोल्टेज 1000 वोल्टेज ही होता है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है जो पूर्व निर्धारित मान पर गर्म होने के पश्चात स्वतः ही ऑफ हो जाता है। फिर थर्मोस्टेट स्विच जो होती है एक ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का मुख्य कार्यशील भाग है, जिसके द्वारा अलग अलग कपड़ों के प्रेस के अनुसार ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये एक डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है। यहाँ पास हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ नियॉन जो न्यूट्रल सप्लाई से होते हुए एक कॉइल नुमा एक हीटिंग एलिमेंट है जो सप्लाई से जाकर एक थर्मोस्टेट स्विच होती है जो क्या करती है, इस पत्ती को जैसे ही गर्म हो जाएगी तो ये थोड़ी क्या हो जाती है, ऐंठ जाती है। जब ऐंठ जाएगी तो ये क्या होगा, ये संयोजक ऊपर की ओर चला जाएगा। जब ये संयोजक ऊपर की ओर जाएगा तो संपर्क टूट जाएगा और वहाँ पास से सप्लाई का जो सप्लाई ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही ऑफ होती है तो वो धीरे धीरे हीटिंग एलिमेंट ठंडा होगा, थर्मोस्टेट ठंडा होगा और जैसे ही पूर्ण निर्धारित टेम्परेचर से कम मान होने लगेगा तो वह टेम्परेचर तुरंत आकर सीधा होकर इस पॉइंट पर टच हो जाएगा और वह फिर से ऑन हो जाएगा। अब इसमें ये प्रेस में लैंप होता है, ये मेटालिक ट्रिप होती है, ये हीटिंग एलिमेंट ये लगा होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ये रोलर होता है, यहाँ से नॉब है, यहाँ से हम घुमाकर इस कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा जो टाइप का इलेक्ट्रिक आयरन है वो स्टीम इलेक्ट्रिक आयरन है। इस प्रेस का प्रयोग कपड़ों में पानी अथवा भाप देने के लिए किया जाता है। इस विद्युत प्रेस का शेष भाग ऑटोमेटिक प्रेस की भांति ही होता है। इसमें भाप उत्पन्न करने के लिए इसके प्रेस में विधिया बॉयलर तथा फ्लैशर का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश जो विधिया बॉयलर होता है, बॉयलर क्या काम करता है, वो पानी को गर्म करके स्टीम रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टीम रूप में कन्वर्ट करने के लिए बॉयलर या फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टीम टाइप के जो हीटर इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं वो कुछ इस टाइप होते हैं। यहाँ थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है, यहाँ भाप कंट्रोलर होता है, मतलब हम नॉब करते हैं यहाँ फिलर से, इसमें पानी भर देते हैं। इस वाले ये टैंक होता है वाटर टैंक, यहाँ से छिद्र बने होते हैं। जैसे ही इसके नीचे ये जो बॉयलर लगा होता है ये गर्म होगा, इस पर पानी पड़ता है तो ये धीरे धीरे स्टीम देने स्टार्ट करते थे। यहाँ पास ये त्रिभुजाकार एक सोल प्लेट लगी होती है, ये कनेक्टिंग लीड होती है। अब हम इस जो दो टाइप के इलेक्ट्रिक आयरन पढ़े हैं उनमें कुछ चीज़ों के अनुरक्षण और मरम्मत की भी ज़रूरत पड़ती है। विद्युत प्रेस जो होते हैं मरम्मत करने के लिए निम्न बिंदुओं पर हमें काम करना होता है। कभी कभी क्या होता है नहीं चलते, स्टीम बनाना बंद कर देते हैं या तो टेम्परेचर से गर्म ही नहीं होते, तो उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उस टूटे हुए ऊष्मक तंत्र की मरम्मत ना करें, अपितु उसका स्थान पर नया तंत्र लगाएं, क्योंकि वो हीटिंग एलिमेंट जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस में लगे होते हैं वो कुछ मरम्मत के उपयोग नहीं होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उस चीज़ को चेंज कर देते हैं। नया तंत्र लगाने के पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सोल प्लेट तथा प्रेशर प्लेट का जो ढका तो नहीं है, मतलब अगर उन दोनों प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट आपस में क्या हो गया, चिपक तो नहीं गई, ये चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए। फिर दोनों प्लेटों को पूर्णतः समतल पर रखना चाहिए।
प्रेशर प्लेट और सोल प्लेट के आपस में भली प्रकार से कस देना चाहिए। दोष युक्त सॉकेट, प्लग, टॉप स्विच, कंट्रोलर बॉल्व, थर्मोस्टेट स्विच, मेन लीड, इन चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए। प्रेस की बॉडी को अर्थ तार से अर्थिंग पिन की भली भांत कस देना चाहिए, जिससे मरम्मत कार्य के पूर्ण हो जाने पर भली भांत से जांच लें कि हमें विद्युत प्रेस झटके तो नहीं दे रहे हैं अथवा बॉडी में किसी प्रकार का धारा लीकेज उपस्थित तो नहीं है। इनके बारे में हमें पढ़ा। धन्यवाद। जिसमें हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो किस प्रकार का होता है और हीटर क्या होता है, इनके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट स्विच क्या होता है, वो कैसे काम करता है, क्या होती है थर्मोस्टेट स्विच, इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्मोस्टेट का शब्द का अर्थ है नियत ऊष्मा। इस पर कार्य करने वाले विद्युत प्रेस, स्टोव, ओवन आदि में ऊष्मा को नियत अथवा नियंत्रण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति एक प्रचलित युक्ति द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति कहलाती है। मतलब बाईमेटेलिक होती है। इसमें क्या होता है, जब मेटेलिक लगा होता है, दो धात्विक पत्तियां होती, पीतल या तांबे की हो सकती हैं, कोई भी मेटेलिक पत्तियां होती हैं जिनके द्वारा हम संयोजित करके एक संयोजक बनाते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि कैसे वो काम करती है, जिसे थर्मोस्टेट कहते हैं। अब इस दोनों डायग्राम बनाए गए हैं। इन दोनों डायग्राम में हमने एक में जब हमारी ये ऑन स्थिति में होता है, ये ऑफ स्थिति में। अब जब हमारी सप्लाई को हमने क्या किया, एक जोड़ दिया है और सप्लाई ऑन स्थिति में है, तब हमारा जो मेटेलिक थर्मोस्टेट स्विच है कुछ इस प्रकार बिहेव करेगी। यहाँ पास कंडक्टर है और यहाँ पास से सप्लाई संयोजित हो रही है। स्क्रू संयोजक स्क्रू लगा होता है और आयरन होता है। इसमें जैसे ही हम सप्लाई देते हैं, ये क्या होता है, इस सप्लाई को प्रोवाइड कराता रहता है और जहाँ हमें हीटिंग एलिमेंट गर्म करना है तो वो गर्म होता रहता है। फिर दूसरी केसेस में क्या है कि यहाँ संयोजक बिंदु आपस में संपर्क से विसंयोजित डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये स्विच क्या होती है पूर्व निर्वाही मान से ज़्यादा गर्म होते हैं तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। इस प्रकार ये स्विच जब टेढ़ी हो जाएगी तो यहाँ से संपर्क क्या हट जाएगा और जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर कम होगा तो वो फिर पुनः इस पहले चित्र के अकॉर्डिंग सीधी हो जाती है और वहाँ पास संपर्क कनेक्शन बन जाता है और वह फिर से काम करने लगते हैं। तो इस स्थिति में ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगी, इस स्थिति में ये ऑन कंडीशन में है। अब वर्किंग मेथड कैसे करती है। कार्य विधि में थर्मोस्टेट सामान्यतः तापमान पर पत्ती सीधी होती है और जब पूर्व निर्धारित मान से अधिक तापमान हो जाता है तो वह पत्तियां मुड़ जाती हैं, क्योंकि तांबे की दैर्ध्य प्रसार लोहे की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जो तांबे की दैर्ध्य प्रसार लोहा इतने जल्दी नहीं मुड़ पाएगा, जबकि तांबे की पत्तियां जो हैं वो आसानी से मुड़ जाती हैं। अब हम चौथे टॉपिक की बात करते हैं। जो चौथा टॉपिक है वो हमारा है केतली। केतली होता क्या है, ये चौथा है। होम अप्लायंसेस में चौथे नंबर पे है। अब इलेक्ट्रिक केतली, विद्युत केतली जिसे बोलते हैं, वो काम क्या करती है। अब उसके बाद अल्प मात्रा में पानी को गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला वैद्युतिक उपकरण केतली कहलाता है। अब जो हमारे थोड़ी जैसे 1 लीटर आधे लीटर कोई भी चीज़, दूध, पानी इत्यादि को गर्म करना है तो हम क्या करते हैं, केतली का प्रयोग किया जाता है। फिर इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना, इसमें एक स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल की चादर की बनी बेलनाकार बर्तन होता है। इसके मुंह पर एक ढक्कन लगा होता है। अचालक पदार्थ का एक हैंडल लगा होता है। बर्तन की तली पर विद्युत प्रेस की भांति 350 वॉट से 450 वॉट का वृत्ताकार ऊष्मक तंतु कस दिया जाता है और इसे मेन लीड से संयोजित किया जाता है। अब हम देखते हैं जो डायग्राम है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे ये दिखता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक केतली है जो इसके ऊपर एक कवर
लगा हुआ है, ये अचालक पदार्थ का हैंडल होता है, ये हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, ये एस्बेस्टस शीट लगी होती है, यहाँ पर हमें क्या सप्लाई को लगाना है, ये बॉटम कवर होता है, ये लेग होती हैं, ये बोल्ट होता है इसके प्रेशर प्लेट को कसने के लिए, ये प्रेशर प्लेट होती है, जितना जैसे हमें चाहिए तो उस प्रेशर प्लेट को इस बोल्ट की सहायता से कस देते हैं। तो यहाँ पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अब इसमें से हम अल्प मात्रा जैसे आधा लीटर 1 लीटर के दूध पानी इत्यादि को गर्म करने के लिए हम यहाँ से फिलअप करते हैं और ये यहाँ से गर्म होकर निकलना स्टार्ट होता है। अब ये काम कैसे करता है, वर्किंग प्रोसेस इसकी कैसे होती है, हम ये देखते हैं। कार्य प्रणाली, इसमें प्रयुक्त बर्तन आयतन, जो इसमें प्रयुक्त होने वाला बर्तन है उसका जो आयतन है 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक होता है। धारिता का अध्ययन कर रखते हुए इस बर्तन में जल भरा जाता है। इसमें विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है और इस स्विच को ऑन करके इसे प्रचालित किया जाता है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं और इसका प्रचालन स्टार्ट कर देते हैं, इसमें हम प्रचालित होने लगता है और जैसे ही इसमें क्या होता है, जब इसका जो हमने पहले ही बताया, इसका जो भार वाटेज होता है वो 350 से 450 वाटेज तक होता है। अब इसमें भी कुछ अनुरक्षण और मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे केतली में जब जल व द्रव भरने के पश्चात ही उसे ऑन करना चाहिए, बिना जल या द्रव भरे उसका कोई भी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा और गर्म होने के कारण उसमें हीटिंग एलिमेंट में तांबे की जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें ऑक्साइड के चूर्ण भरे होने के कारण उसमें लाल पड़ जाएगा और वो लीकेज हो जाएगा। जब लीकेज हो जाएगा तो वो हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाते हैं। केतली से जल अथवा द्रव निकालने के पूर्व उसका स्विच स्वतः ही ऑफ कर देना चाहिए। इतनी स्विच जैसे ही हम ऑफ कर देंगे तो वहाँ पास से वो चीज़ ऑफ हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं होम अप्लायंसेस के 5वें पार्ट के बारे में। जो होम अप्लायंसेस है वो 5वें नंबर पे हमारा है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट होती क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव के अतिरिक्त हॉट प्लेट नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे तवे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें सीधे रोटियां पकाई जा सकती हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे जो हॉट प्लेट हो तवे क्या होते हैं उसमें रोटियां सेकने के लिए काम आते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं और सीधी रोटियां पकाई जाती हैं। अब इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना इसमें प्रायः 2 हार्ड प्लेट होते हैं, माइल्ड स्टील से बनी होती हैं। इसमें केतली की भांति ऊष्मक तंतु लगा होता है। फायर वॉल्व और पोर्सलिन स्लैब में बंद कर ऊष्मा तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः 2 कॉइल वाला होता है। इसमें उच्च माध्यम निम्न तापमान प्रचारित किया जाता है। ये इसकी संरचना होती है कि इस तरह इसका काम होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इसका जो पार्ट होता है वो हॉट प्लेट का कुछ इस तरह होता है। प्लेट कुछ इस तरह होती हैं। इसमें 4 ये क्वाइलनुमा होते हैं। यहाँ से संयोजक सिरे होते हैं जहाँ मेन सप्लाई डालते हैं। यहाँ ये लाइव कंडक्टर हैं। फिर यह हॉट प्लेट होती है, ये स्विचेस होती हैं, स्विचेस लगी होती हैं। ये हीटिंग यूनिट होती हैं। ये चारों हीटिंग यूनिट होती हैं। यहाँ से हम पावर सप्लाई डालते हैं। ये यहाँ पास हम बैंक यूनिट रहती है। यहाँ पास ये बैंक यूनिट होती है और इसका जो कवर होता है इंसुलेशन होता है।
इंसुलेशन होता है। तो इसकी कार्यप्रणाली जो होती है, इस उपकरण का ऊष्मक तंतु हॉट प्लेट को गर्म करता है और हॉट प्लेट अपने ऊपर रखे जाने वाले बर्तन को गर्म करती है। सामान्यतः हॉट प्लेट का प्रयोग रोटियां सेकने, ब्रेड पीस को सेकने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस हॉट प्लेट में भी, क्योंकि ऐसी मशीन है तो उपकरण है, तो इसमें भी कुछ अनुरक्षण और मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस उपकरण की आवश्यकता अनुसार उच्च, माध्यम, निम्न तापमान में प्रयोग किया जा सकता है। फिर हॉट प्लेट को संभवतः खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसे प्रयोग में लाते रहना चाहिए। यदि आवश्यक ना हो तो उस उपकरण को ऑफ कर देना चाहिए। बंद प्रकार के ऊष्मा तंत्र को खराब हो जाने के बाद नया तंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कुकिंग रेंज क्या होता है। जो छठा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज होता है। विद्युत कुकिंग रेंज इसे बोलते हैं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव और हॉट प्लेट तथा रोस्टर ओवन में संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग रेंज कहलाता है। मतलब इन सभी के कॉमन जो पार्ट होते हैं वो विद्युत कुकिंग रेंज कहलाता है। इसमें ये वाली स्थिति में हमने ऑफ की स्थिति में रखा। ये जो स्विचेस का कंट्रोलर है वो हाई में रखा है। इसमें जो स्विचेस का कंट्रोलर है ये लो मीडियम में है, और इसमें जो स्विचेस का कंट्रोलर है ये लो में रखा गया है। इस प्रकार से हम कनेक्शन, जो रोटेशन स्विच है ये रोटेटरी स्विच कहलाती है। और ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं। हीटिंग एलिमेंट। तो अब उनका कनेक्शन कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि इस स्थिति में क्या हुआ कि हमने फिर सप्लाई दो इस स्थिति में लगी, ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही ये 3 वाला चार्ज से जुड़ेगा और ये कॉइल हमारा क्या होगी, स्टार्ट कर देगी। तो ये हॉट प्लेट के कनेक्शन होते हैं। संरचना के अकॉर्डिंग अब हम इसकी देखते हैं संरचना कैसी होती है। संरचना प्राय इसमें 2 वैद्युतिक स्टोव और 2 हॉट प्लेट तथा 1 रोस्टिंग चैम्बर होता है। विद्युत स्टोव की संरचना सामान्यतः विद्युत स्टोव की भांति ही होती है। इसमें रोस्टिंग चैम्बर में बंद प्रकार के ऊष्मा तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रोटेटिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसकी विद्युत कुकिंग रेंज की जो कार्यप्रणाली होती है, विद्युत कुकिंग रेंज में आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4 या 5 ऊष्मा की इकाइयों का प्रयोग की जाती हैं। यह हॉट प्लेट को उच्च, माध्यम अथवा निम्न तापमान पर प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 विशेष स्थिति वाला एक स्विच लगाया जाता है। जो इसमें एक रोटेटरी स्विच होता है वो 4 कंडीशन में काम करता है, जैसे लो, हाई, मीडियम, इन स्थितियों में काम करता है। अब जिसका अनुरक्षण और मरम्मत कार्य होता है वो सेम हॉट प्लेट के ही जैसे होता है, जैसे कि उपकरण को उच्च, माध्यम, निम्न तापमान पर चलाया जा सकता है। दूसरा, हॉट प्लेट के समय खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अगर काम ना हो तो बंद कर देना चाहिए। बंद प्रकार के ऊष्मा तंतुओं का अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, ITI की इलेक्ट्रिकल थ्योरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जो होम अप्लायंसेस पढ़ रहे थे उसके तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि टोस्टर क्या होता है, टोस्टर कैसे काम करता है, उसकी संरचना कैसी होती है, क्या होता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है। टोस्टर अर्थात ब्रेड पीस सेकने वाला एक वैद्युतिक उपकरण टोस्टर कहलाता है। इसमें प्रायः 2 अथवा 4 ब्रेड पीस एक साथ सेकने हेतु बनाया जाता है। संरचना, जो टोस्टर होता है हम क्या करते हैं, ब्रेड पीस जो होते हैं उनको सेकने के लिए, टोस्ट बनाने के लिए उनको क्या करते हैं, टोस्टर से हम सेकते हैं। इसमें 2 या 4 ब्रेड एक साथ ही हम सेक सकते हैं। सामान्यतः जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, सामान्य प्रकार के 2 अथवा 4 टोस्ट एक साथ सेकने वाला उपकरण प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट के 3 भागों में बनाया जाता है।
जिससे कि प्रत्येक ब्रेड पीस दोनों पार साइड एक साथ सेंका जा सके। ये तीनों भाग ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित किए जाते हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित करके दिए जाते हैं। जो हमारा टोस्टर होता है उसमें क्या होता है, जो संरचना होती है उसके हीटिंग एलिमेंट ऐसे लगे होते हैं और ब्रेड पीस को ऐसे रखें। जब ब्रेड पीस को ऐसे रखेंगे तो ये दोनों साइड हमारा सेकता चला जाएगा और जैसे ही एक साथ हम 2 ब्रेड या 4 ब्रेड को एक साथ सेंक सकते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। टोस्टर हीटिंग एलिमेंट जो वोल्टेज होता है 600, 750, 1000, 1200 आदि में रखी जाती है। ये हीटिंग एलिमेंट माइका शीट पर नाइक्रोम तार पर लपेटकर बनाए जाते हैं। जो टोस्टर होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है। ये स्विच होती है, यहाँ हम नीचे लाते हैं तो टोस्ट को ऊपर करता है और इसके जैसे ही हम एक स्विच ऑन करते हैं तो ये टोस्ट को अंदर ले लेता है। ये टोस्ट प्रवेश द्वार कहलाता है। अब वर्किंग मेथड, कार्यविधि कैसी होती है। इस उपकरण में कार्य प्रणाली की क्षमता के अनुसार 2-4 ब्रेड पीस उपकरण के शीर्ष पर बने 2 खांचों पर रख दिया जाता है और पुश बटन दबाने से ब्रेड पीस अंदर चले जाते हैं और 4 से 5 मिनट के बाद दूसरा पुश बटन दबाने पर ब्रेड पीस बाहर आ जाते हैं। तो जैसे हम एक पुश बटन दबाते हैं तो हमारा ब्रेड पीस जो है अंदर चला जाएगा और दूसरा ब्रेड पीस ऊपर के, जब 4 से 5 मिनट बाद दोबारा दबाएंगे दूसरे पुश बटन को तो ये ब्रेड पीस को सीख कर ऊपर की ओर आ जाता है। जो टोस्टर होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक टोस्टर और सैंडविच टोस्टर। ये 2 टाइप के टोस्टर होते हैं। जो ऑटोमेटिक टोस्टर होता है वो इस प्रकार का टोस्टर की बनावट सामान्य प्रकार के टोस्टर से कुछ भिन्न होती है। इसमें एक ऊष्मक तंत्र के श्रेणी क्रम में थर्मोस्टेट लगाया जाता है। थर्मोस्टेट नॉब के ब्रेड पीस सेकने पर समय निर्धारित कर देते हैं। जैसे उसमें समय निर्धारित होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। टोस्टर में लगे नॉब की 3 स्थितियां होती हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। फास्ट स्थिति में शीघ्र सिक जाएगा, मीडियम में थोड़ा देर लगेगा और लो में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। फिर सैंडविच टोस्टर क्या होता है, तिकोने ब्रेड पीस के बीच की सब्जी को सैंडविच बनाने के लिए वैद्युतिक उपकरण सैंडविच टोस्टर का, जो सैंडविच होता है उसके बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी भरी हुई है उस चीज़ को केवल सेकने के लिए वो सैंडविच टोस्टर कहलाता है। सामान्यतः 4 या 8 सैंडविच एक साथ बनाए जा सकते हैं। यह 2 खुले मुंह वाला होता है। ये 2 खंडों में बना होता है। इसमें उस उपकरण का प्राय वोल्टेज जो होता है 450 वोल्टेज से 600 वोल्टेज तक रखा जाता है। फिर अनुरक्षण, जो टोस्टर होते हैं उनके अनुरक्षण क्या क्या होने चाहिए। उपयोग के बाद टोस्टर को बंद कर देना चाहिए, जिससे ब्रेड पीस से जो ब्रेड पीस है उसमें लगे हुआ जो कचरा है एलिमेंट पर लगा हो तो वह ठंडा होकर तली में गिर जाए और उसे हम साफ कर लें। ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इमर्शन हीटर। ये अप्लायंसेस इमर्शन हीटर हैं जो हम 8वें प्रकार के होम अप्लायंसेस में पढ़ रहे हैं। जल गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक सरल वैद्युतिक उपकरण इमर्शन हीटर या इमर्शन रॉड कहलाता है। इसकी अब संरचना देखते हैं। संरचना, इसमें नाइक्रोम तार से बना एक महीन कॉइल नुमा तंतु होता है। इसे पीतल की नालियों पर स्थापित कर दिया जाता है। इसके चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण भर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा इमर्शन रॉड होता है, हम देखते हैं कि वो पानी गर्म जो करते हैं हम घरों में ठंडियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में, तो हम पानी गर्म करने के लिए एक रॉड नुमा एक हीटर लेके आते हैं, उसे इमर्शन हीटर कहते हैं। उसके चारों ओर देखते हैं एक मोटी कॉइल नुमा गोलेकार पाइप की आकृति का एक रॉड लगी होती है, उसी से पानी गर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन चीज़ों का उसके अंदर क्या क्या लगी होती है, पीतल की नालियाँ स्थापित की जाती हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण भर दिया जाता है। यह कुचालक चूर्ण ताप का सुचालक होता है, मतलब उसमें टेम्परेचर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तंतु के दोनों सिरों पर एक एक मोटे तांबे की तार संयोजित करके नालियों के सिरों पर
किसी उपयुक्त ऊष्मारोधी द्वारा बंद कर दिया जाता है। जो नालियाँ होती हैं उसको हम क्या करते हैं कि ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा बंद करते हैं और मेन लीड से संयोजित करके 3 पिन टॉप पर लगा दिया जाता है। इमर्शन रॉड का प्राय वाटेज जो होता है 1000, 1500 और 2500 वाटेज की बनाए जाते हैं। जो इमर्शन रॉड होती है कुछ इस तरह दिखती है। हमारी ये कॉइलनुमा इमर्शन रॉड है। अब इसमें हमें क्या करना है, जल भरना है। तो हम जल भर देते हैं। ये जल हो गया। तो ये इमर्शन रॉड कुछ इस तरह होती है। इसका मेन लीड होता है, ये संयोजक सिरा होता है, इमर्शन रॉड लगी होती है। इसके ऊपरी ओर में क्या होता है, तांबे की होती है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं कि हम उसके बीच में इमर्शन रॉड और जो बाहरी कवर है उसके बीच में एक मैग्नीशियम चूर्ण भर दिया तो ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर संयोजक सिरे पे इसकी दोनों नालियों को हम क्या कर देते हैं, एक ऊष्मारोधी से बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है उस वायर में ना जाए, और वायर में जब नहीं जाएगा तो हमारा वायर गलेगा नहीं। फिर इमर्शन हीटर या इमर्शन रॉड का जो वर्किंग प्रोसेस है कुछ इस तरह है। वर्किंग प्रोसेस, जब जल गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड के जल में से भरी बाल्टी में इस प्रकार लटकाया जाए कि उसका संयोजक सिरा जल से बाहर रहे और इसके पश्चात आपूर्ति ऑन करें। इसे जल में 10 से 20-30 मिनट तक के पश्चात जल हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इतनी समय तक हमें क्या करना है कि हमें जल में डुबो के रखना है। जो ये वाला टर्मिनल है इसको हमें क्या करना है, जल में नहीं डुबोना है। संयोजक सिरे को जल में नहीं, केवल रॉड बस को डुबोना चाहिए, क्योंकि संयोजक सिरे को जल में डुबाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होगा और हमारी लाइट जो सप्लाई है वो फॉल्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये और इसको बॉडी से अर्थ भी कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लीकेज करंट आता है, तो इसको क्या कर देना है, अर्थिंग अवश्य रूप से करना चाहिए। फिर अनुरक्षण क्या क्या रखने चाहिए, प्रत्येक बार प्रयोग पर इमर्शन रॉड को जल के अंदर ही होना चाहिए और संयोजक सिरा जल के बाहर होना चाहिए, क्योंकि रॉड बाहर रखने पर लाल हो जाती है और इसमें छिद्र हो जाएंगे और रॉड हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो रॉड अगर ख़राब ना हो तो हमें क्या करना है, उस रॉड को एकदम जल के अंदर ही रखना चाहिए। फिर अगला जो होम अप्लायंसेस है वो गीजर है। गीजर होता क्या है, कैसे करते हैं। गीजर आप लोगों के सभी घरों में लगभग लगा होता है। जो होटल हो गए, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हो गए, वहाँ गीजर लगाते हैं जो क्या करता है, पानी को गर्म करता है। देखते हैं गीजर क्या होता है। यह एक प्रकार का वैद्युतिक उपकरण है जिसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। स्नान घर, किचन, वॉश बेसिन आदि में गर्म जल प्राप्त करने के लिए इसको नलों में फिट कर दिया जाता है। ये दो टाइप के जो गीजर होते हैं, दो टाइप के होते हैं मोस्टली। पहला होता है इंस्टेंट गीजर, दूसरा होता है स्टोरेज गीजर। इंस्टेंट गीजर में हम देखते हैं जो नॉर्मल गीजर होते हैं वो इंस्टेंट गीजर ही लगाए जाते हैं, और जो स्टोरेज गीजर होते हैं, स्टोरेज गीजर का मतलब होता है कि जहां हम पानी को स्टोर कर सकें। इंस्टेंट का मतलब यूज करते रहें और उसमें जल भरता हुआ रहे और गर्म होता रहे। अब देखते हैं इंस्टेंट गीजर क्या होता है। यह माइल्ड स्टील शीट से बना एक बेलनाकार बर्तन होता है। बर्तन के बाएं सतह पर इनेमल पेंट कर दिया जाता है। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर एक और बेलनाकार बर्तन होता है और उसकी सतह पर की आंतरिक दीवार पर टिन लेपित परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव उत्पन्न हो। कोरोजन का मतलब होता है जंग, क्षरण होना। तो जब हम इसमें टिन लेपित जो परत हो उसको चढ़ा देंगे और तांबे की शीट में कोई भी हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर टिन नहीं का लेपन नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। इन दोनों बेलनाकार बर्तनों के बीच में एक ऊष्मारोधी पदार्थ होता है जिसे ग्लास वूल दिया जाता है। ग्लास वूल भरता है जैसे कि हमारा आंतरिक सतह हो गई और बीच की सतह, जैसे ये इस डायग्राम में देखिए यहाँ पास और इसके बीच में हम क्या करते हैं, ग्लास वूल भर देते हैं, भर दिया जाता है। बर्तन के आधार पर यू आकृति की एक निकास पाइप ऊर्ध्वाधर आकार में
जल में प्रवेश पाइप में लगा दी जाती हैं। इसके आधार पर ही इमर्शन रॉड के श्रेणी क्रम में एक थर्मोस्टेट स्विच लगाते हैं। जो हमारी जल निकास पाइप होती है उसे यू आकृति में नमूने में बनाया जाता है, और जो इमर्शन रॉड होती है वो इमर्शन रॉड के श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं कि एक थर्मोस्टेट स्विच लगा देते हैं। वो थर्मोस्टेट स्विच क्या काम करती है, जब पूर्व निर्धारित मान पर आ जाती है, जितना हमने सेट किया कितने टेम्परेचर हमें चाहिए उतने टेम्परेचर पानी गर्म हो जाएगा, तो यह स्विच स्वतः ही सप्लाई को ऑफ कर देगी और पानी जो वाटर गीजर है वो सेफली बंद हो जाएगा। गीजर के थर्मोस्टेट को 22 से 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 32 से 88 डिग्री टेम्परेचर पर सेट किया जा सकता है। गीजर का जल धारिता 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है। इसमें जो तंतु लगा होता है वो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट का ऊष्मक तंतु लगा होता है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये एक गीजर का डायग्राम है जो ईस्टर्न टाइप का गीजर लगा होता है आपके घरों में। ये गीजर है, इसमें हम फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ है, उसकी संरचना कुछ इस तरह है। ये बाहरी दीवार होती है, ये आंतरिक दीवार होती है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जिसमें हम क्या करते हैं, जब स्टेनलेस स्टील की बनी होगी तो इसमें हम क्या करते हैं टिन लेप कर देते हैं। टिन लेप कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर पदार्थ होता है तो कोरोजन इफेक्ट से बचा रहेगा। अब फ्यूजिबल प्लग होता है, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर स्टीम बन गई, स्टीम से क्या हुआ हमें भूल गया कि ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टीम बन रही है, तो ये क्या करती है फ्यूज प्लग क्या करता है खुल जाती है और यहाँ से क्या होता है जो स्टीम होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे कि ये दीवार जो है दुर्घटना होने से बच सकता है। ये जल का स्तर होता है, ये वाली हीटिंग एलिमेंट लगी होती है यहाँ से यहाँ तक यू आकार की नली में। आंतरिक और बाह्य दीवार पर एक ग्लास वूल इसके बीच भर दिया जाता है। ये बाह्य केस कहलाता है, ये आंतरिक केस होता है। प्रेशर रिलीज बल्ब, अगर हाँ ऊपर यहाँ पास कोई फ्यूजल प्लग नहीं है तो यहाँ से क्या करेंगे प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं, कितना भी प्रेशर बना होगा। ये इनलेट होता है, ये आउटलेट होता है। यहाँ से पानी को इन कराते हैं, यहाँ से पानी को आउट कराते हैं जैसे ही। तो ये इंस्टेंट प्रकार का गीजर होता है। इंस्टेंट प्रकार के गीजर की जो वर्किंग मेथड होती है कुछ इस प्रकार होती है। गीजर में जब जल भरने के पश्चात उसका स्विच ऑन कर देते हैं। जल का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान पहुंचने पर थर्मोस्टेट ऊष्मा तंत्र को ऑफ करा देता है। जल का तापमान घट जाने के पर ऊष्मा तंत्र को ऑन कर देता है। गीजर की निकास पाइप को शीघ्र नल या बेसिन पाइप से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है जैसे ही थर्मोस्टेट स्विच क्या होगी बंद हो जाएगी और उसमें हम क्या करते हैं उसको जोड़ सकते हैं। फिर जो दूसरे टाइप का होता है वो स्टोरेज गीजर होता है। स्टोरेज गीजर, तो स्टोरेज गीजर में क्या होगा, यह गीजर की 2 दीवारें होती हैं। इसमें बाहरी दीवार नर्म इस्पात की बनी होती है तथा आंतरिक दीवार भारी गेज वाले तांबे की बनी होती है। ताप हानियों को कम करने के लिए आंतरिक टैंक और बाह्य केस के मध्य ग्लास वूल भर दिया जाता है। जैसे कि हमें टेम्परेचर क्या हो कि टेम्परेचर बना रहे उसके आंतरिक दीवार पर, तो हम क्या करते हैं कि उसके बीच में बाह्य बॉडी के बीच में और आंतरिक बॉडी के बीच में एक ग्लास वूल भर देता है। ग्लास वूल ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि टेम्परेचर को इस पार से उस पार नहीं आने देता, मतलब ऊष्मारोधी होता है। यह ऊष्मा पदार्थ का कुचालक होता है जिसके कारण गीजर के द्वारा गर्म पानी जल्दी ही ठंडे नहीं हो पाता है। यह मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, नॉन प्रेशर स्टोरेज गीजर और प्रेशर स्टोरेज गीजर। मतलब प्रेशर स्टोरेज गीजर और नॉन प्रेशर स्टोरेज गीजर। नॉन प्रेशर स्टोरेज गीजर जो होते हैं जब पानी गर्म होता है केवल एक स्थान पर रखना है तब उस प्रकार के गीजर का प्रयोग किया जाता है। इस गीजर में गर्म पानी वाली पाइप को कोई भी बॉल में नहीं लगाया जाता है। मतलब केवल इसमें क्या करते हैं कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जहाँ से पानी जाता है और पानी आता है, इसमें केवल एक ही स्थानों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के नॉन प्रेशर स्टोरेज गीजर कहलाते हैं। प्रेशर स्टोरेज गीजर सिस्टर्नर प्रकार के वाटर हीटर का प्रयोग होने के कारण इसे सिस्टर्नर गीजर भी कहा जाता है।
जब एक स्थान से अनेकों स्थान तक पानी गर्म करने की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के गीजर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें बहुत जगह पर पानी को क्या करना है, गर्म करना है, तो इस प्रकार के हम गीजर का प्रयोग करते हैं, जो प्रेशर स्टोरेज गीजर होता है। अब अनुरक्षण क्या क्या होना चाहिए, समय समय पर गीजर की एकत्र हुई जल की गंदगी को साफ करते रहना चाहिए। समय समय पर पिघलने वाले प्लग की यथावस्थी जो कंडीशन है उसको चेक करते रहना चाहिए और जांचते रहना चाहिए। समय समय पर थर्मोस्टेट स्विच को देखते रहना चाहिए। जो गीजर है यदि कार्य ना कर रहा हो तो फ्यूज प्लग को ढीला संयोजन और उसमें तंत्र की जांच करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, ITI की इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम होम अप्लायंसेस के चौथा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कि हॉट केस क्या होता है, हॉट गैस क्या होता है, उसे कैसे इन्वॉल्व करते हैं। तो हॉट गैस होता क्या है, पकी हुई खाद्य वस्तुओं को गर्म कर रखने के लिए हॉट गैस नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो हॉट गैस होता है उसमें क्या करते हैं हम, हॉट का मतलब होता है गर्म, गैस का मतलब कोई भी चीज़ खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे कुछ भी चीज़ अगर बना हुआ है हमारे पास तो उसको गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उस हॉट गैस में रख देते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। संरचना कैसी होती है, इसमें मुख्यतः छोटी अलमारी की आकृति का एक बॉक्स होता है। यह बॉक्स माइल्ड स्टील की शीट का बना होता है और इसमें दोहरी दीवार वाला होता है। दीवार के बीच में ऊष्मारोधी थर्माकोल भर दिया जाता है। बॉक्स के अंदर लगभग 50 × 50 × 40 सेंटीमीटर होता है का आकृति होती है। इसमें माइल्ड स्टील निकिल लेपित तार जाली से 2 खाने बना दिए जाते हैं। इनका दरवाज़ा वायुरुद्ध अवस्था में बंद कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा हॉट केस होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें, ये छोटी अलमारी के नुमा का होता है। इसकी जो दीवार होती है और दीवार को ऊष्मारोधी हम कर देते हैं, बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार को ऊष्मारोधी कर देते हैं, जिससे थर्माकोल लगा दिया जाता है। ऐसी चीज़ें हम इसमें फिलअप कर देते हैं। फिर जो हमारे इनका बॉक्स का आकार का साइज जो होता है, बॉक्स के आकार का साइज जो 50 × 50 × 40 सेंटीमीटर होता है। इसमें माइल्ड स्टील निकिल लेपित तार जो 2 खाने होते हैं उनकी जालियाँ लगा दी जाती हैं। इनमें दरवाज़ा वायुरुद्ध अवस्था में होता है। अब जो डायग्राम है हॉट केस का कुछ इस तरह दिखता है। हॉट केस में ये ग्लास का विंडो होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, खाने या दरवाज़ा होता है। ये प्रेशर जो लिमिट होती है वो लिमिट कंट्रोलर होता है कि हम टेम्परेचर को कितना रखेंगे। ये ऑन कंडीशन में, अब जैसा हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे तो ये ऑन होने स्टार्ट हो जाएगा और ये काम करना है। जितना हमें टेम्परेचर रखना है उतना हम टेम्परेचर रखेंगे। ग्लास विंडो में हमें ये दिखेगा कि यहाँ पास खाना गर्म कैसे है, कहाँ रखा, किस स्थिति में है, गिरा तो नहीं है, ये चीज़ हमें देखने के लिए बना होता है। बॉक्स के तल में जाली के आधार के नीचे 750 वाट या 1000 वाट का बंद प्रकार का ऊष्मक तंतु लगा होता है। तंतु के श्रेणी क्रम में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। जो एक क्या होगा कि तंतु होगा, उसके श्रेणी क्रम में हम क्या लगा देंगे, एक स्विच लगा देते हैं। जो वर्किंग प्रोसेस, अब हॉट केस जो होता है उसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, वर्किंग प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि वर्किंग उसमें खाना कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या चीज़ काम करती है, कैसे हर चीज़ काम करती है, उस चीज़ को बारे में जानते हैं। तो उपकरण में खाद्य सामग्री रखकर दरवाज़ा बंद करके उपकरण को ऑन कर दिया जाता है और हीट कंट्रोलर को आवश्यकता के अनुसार कस दिया जाता है। उपकरण में तापमान निर्धारित तापमान से अधिक होने पर तंतु ऑफ अथवा कम तापमान होने पर तंतु ऑन हो जाता है। ये जब थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है तो ये स्वतः ही, हमें कोई भी मैनुअल काम नहीं करना पड़ता, ये स्वतः ही ऑफ ऑन होती रहती है। जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से अधिक तापमान होगा तो वह स्विच को ऑफ कर देगा
जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर कम होगा तो जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, तो वो ऑफ कर देता है, और जैसे ही पूर्व निर्धारित मान से टेम्परेचर कम होगा वैसे ही वो स्वतः ही ऑफ कर देता है। अब इसमें हमें कुछ अनुरक्षण रखना चाहिए। क्या क्या अनुरक्षण और कार की मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उपकरण की तली पर विद्युत स्रोत को डिस्कनेक्टेड विसंयोजित करके साफ कर देना चाहिए। जैसे हम सप्लाई अगर लगाए हैं तो उसको हमें टच नहीं करना है, क्योंकि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लग टॉप को निकालना है, उसके सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना है, फिर उसको साफ करते रहना है। उपकरण के दरवाजे यथावत बिंदु की स्थिति में ही रखना चाहिए। जो उपकरण का दरवाज़ा है उसे हमें बंद कंडीशन की स्थिति में ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर चालू अवस्था में रखेंगे तो कोई भी चीज़ अंदर जा सकता है, तो वो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए हमें जब भी हम यूज कर रहे हैं तब यूज कर लें, अन्यथा उस चीज़ को बंद करके रख देना चाहिए। अगला जो होम अप्लायंसेस है वो ओवन है। ओवन होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन पकाने, केक आदि को बनाने अथवा पके हुए भोजन को गर्म करने के लिए जो ओवन नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो चीज़ अगर बनी हुई है, खाना बनाने के लिए ओवन का प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ अगर गर्म करनी है तो उसके लिए ओवन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार के चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धात्विक बर्तन हम किसी कोई भी अगर पकने वाली चीज़ें हैं उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस धात्विक बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें हम पोर्सलिन हो गया, ऊष्मारोधी जो हो, उस बर्तनों का हम प्रयोग करेंगे। अब जो वैद्युतिक ओवन होते हैं वो मोस्टली दो टाइप के होते हैं, दो तरह के कामों पर डिपेंड करते हैं। एक होता है हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन, दूसरा होता है माइक्रोवेव ओवन। हीटिंग एलिमेंट मतलब इसमें एक एलिमेंट लगा होगा जो हीटिंग एलिमेंट का काम करेगा, वो हीटिंग एलिमेंट टाइप का ओवन होगा। और जो माइक्रोवेव होगा इसमें केवल मैग्नेट आवृत्ति के आधार पर होगा। वेव का मतलब होता है आवृत्ति वेव लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें काम करेगा। देखते हैं कि हमारा हीटिंग एलिमेंट टाइप का माइक्रो ओवन क्या होता है। यह देखने में हॉट केस जैसा ही होता है। इसमें 2500 वाट तक एक बंद प्रकार का ऊष्मक तंतु प्रयोग किया जाता है। हॉट प्लेट के समान ही तंतु दो भागों में विभक्त होते हैं और इसमें लगे एक 4 स्थितियों वाला रोटेटरी स्विच द्वारा उपकरण को उच्च, मीडियम तथा निम्न तापमान पर चलाया जा सकता है। इसमें भी क्या होता है, एक 4 स्थितियों वाली स्विच लगी होती है जिसको हम लो, हाई, मीडियम पर हम ऑपरेट कर सकते हैं। और 2 तंतु लगे होते हैं जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, वो 2 लगे होते हैं। उच्च तापमान स्थिति का प्रयोग सब्जी पकाने के लिए किया जाता है। और हॉट केस की भांति ही इसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगी होती है, ऊष्मा नियंत्रक नॉब के अवयव के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे हम जितना ही उसका नॉब को घुमाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उतने में ही जाकर वो थर्मोस्टेट स्विच ऑफ करेगी। अब देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। यह ओवन भी देखने में हॉट केस जैसे ही होता है, परंतु इसमें कोई भी ऊष्मक तंतु प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने हीटिंग एलिमेंट में देखा कि इसमें तंतु का प्रयोग किया जाता था, इसमें कोई भी तंतु का प्रयोग, हीटिंग एलिमेंट तंतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपितु ये 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली वैद्युतिक चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मन क्रिया को संपन्न करती है। ये उच्च आवृत्ति की तरंग ओवन में रखे खाद्य पदार्थों के कणों को इतनी तीव्रता से कंपन कराती है कि वो 4 से 5 मिनट में ही पक जाते हैं। जैसे हम कितने मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है एक के साथ 10⁻6 जीरो, मतलब इतनी तेज। अगर हम इसमें इतनी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर डालते हैं, हमारे नॉर्मल घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, जबकि इतनी खतरनाक होती है कि हमें विद्युत झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। जबकि ये 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 मेगा में 10⁻6 होता है, तो इतना। और गुणे 300 से 3000
हर्ट्ज, मतलब बहुत ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी जब किसी भी खाने में पड़ती है तो उसकी दीवारों से टकराकर खाने में पकड़ती है तो उसमें वो जो खाद्य पदार्थ है उसमें इतना कंपन पैदा कर देती है कि वो 4 से 5 मिनट बाद पक जाते हैं। इस प्रकार के धात्विक बर्तन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु कांच या पोर्सिलेन के बर्तन ही प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे तंतु हैं उनमें हमें क्या करना है, कभी भी जो माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, हॉट ग्लास हो गया, इनमें कभी क्या करना है कि धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें धातु के बर्तन प्रयोग करने पर वो कनेक्टिविटी बन जाएगी और आपस में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। फिर जो कार्य सिद्धांत होता है वो कैसा होता है ओवन का, माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके अनुसार जब हम माइक्रोवेव ऑन होता है तो उसके अंदर एक उच्च आवृत्ति 2540 मेगाहर्ट्ज की माइक्रो विकिरण उत्पन्न करता है। मतलब जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो इतनी मेगाहर्ट्ज की उत्पन्न करता है। यह विकिरण ओवन की दीवारों से परावर्तित होकर भोजन पर पड़ती हैं, जिसके कारण यह भोजन अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है और तापमान पर तेजी से वृद्धि होती है और भोजन जल्दी से पक जाता है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से इसमें हमें एक माइक्रोवेव ओवन बनाया है। ये हमारी जो यहाँ से हमारी जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर यहाँ लगे होते हैं। ये चारों ओर इसकी दीवार होती हैं, रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। ये जैसे ही फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक आती है और ये आपस में टकराव होती है और इस खाद्य पदार्थ में पड़ती है तो ये वाइब्रेशन होगा और तीव्र फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये पकना स्टार्ट होता है। मोस्टली ये 2540 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए ये खाने को ऊष्मा, जब यहाँ इतनी सारी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी तो इसमें क्या होगा, एक ऊष्मा पैदा करके, ऊष्मा पैदा करने से एक क्या होता है, भोजन पकना स्टार्ट हो जाता है। धन्यवाद। इसमें जब हमें कुछ भी इसमें भी अनुरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी जब खाद्य